जहां जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा भी नहीं फहराया जाता था, उसी लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अब की बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद। अब वहां पर शारदा मंदिर जो बनाया गया था, वहां पर पहली दफा नवरात्रि की पूजा परफॉर्म की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1992 में चैलेंज दिया गया था कि अगर उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है तो वो लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर दिखाएं। और आज 31 साल के बाद हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। तिरंगा तो तिरंगा, आज वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। कश्मीर में हनुमान जी का पदार्पण हो गया, वो भी नवरात्रि में। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे आप कह रहे हैं अब शुरू हुई, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे रहते हैं, ठीक है, तो पहले से ही होनी चाहिए थी, क्योंकि इस्लाम में या मुसलमानों में किसी की इबादतगाह को कभी ना नुकसान पहुंचाने का सोच है, ठीक है। बल्कि नबी पाक के दौर में तो गैर मुस्लिमों को इजाजत थी कि हमारी मसाजिद में आके इबादत करती थी। फलस्तीनी 2 टांगों वाले दरिंदे हैं, ये मैं आपको माइंड सेट बता रहा हूं कि क्या होता रहा है। फलस्तीनी ग्रास हुपर यानी टिड्डियां हैं और इन्हें तबाह करना जरूरी है। पाकिस्तानी फौज इजराइल से लड़ने जा रही है, दफ्तर खारजा का अहम बयान सामने आ गया है। नमस्कार दोस्तों, पूरे भारत में नवरात्रि धूमधाम से बनाई जा रही है और इसी तरह का झलक हमें कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है, जहां कश्मीर के लाल चौक के पास हनुमान चालीसा पढ़ा गया। दोस्तों, पिछले 75 साल में पहली बार हुआ है जब कश्मीर में लाल चौक के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा गया। और इसके साथ साथ कुछ दिन पहले जब नवरात्रि शुरू हुई थी, तब LOC के सामने पास में बने हुए माता शारदा के मंदिर में पूजा किया गया और माता शारदा का आशीर्वाद भी लिया गया। दोस्तों, ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है भारत के लिए, जहां एक टाइम पर जब कश्मीर में टेररिज्म राइज कर रही थी, तब भारत का झंडा भी फहराने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब वही कश्मीर में भारत का झंडा फहरा रहा है और हर एक घर में भारत का झंडा लगा हुआ है। और इसके साथ साथ अब लाल चौक के पास खड़े होकर के हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है और कश्मीर में नए नए मंदिर भी बन रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे रहते हैं, ठीक है, तो पहले से ही होनी चाहिए थी, क्योंकि इस्लाम में या मुसलमानों में किसी की इबादतगाह को कभी ना नुकसान पहुंचाने का सोच है, ठीक है। बल्कि नबी पाक के दौर में तो गैर मुस्लिमों को इजाजत थी कि हमारी मसाजिद में आके इबादत करती थी। ये एक कल्चर है, इस्लाम का ट्रू मैसेज तो यही है, ठीक है। कुछ एक्सट्रीमिज्म की वजह से अगर कहीं को रुक जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि ये सारा इधर वाला कश्मीर, उधर वाला कश्मीर, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर लाइन अपनी जगह पे रहें, और ये रहनी है, ये सारी दुनिया में है। लेकिन जिस तरह यूरोप ने मिलजुल के वीजे की पॉलिसीज को नरम कर दिया, एक मुल्क में जाए तो 15-20 मुल्क, इस तरह हमारी तमाम रियासतों में जो इर्द गिर्द है सार्क के अंदर सब में आना जाना चाहिए, सब में दोस्ती और भाईचारे की कैफियत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर अब एक और सवाल बनता है कि कश्मीर के अंदर तो हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे। पाकिस्तान के आजाद कश्मीर की बात करते हैं, हमें एक हिंदू देखने को नहीं मिलता और मंदिरों पर ताले लगे हुए थे। क्या कहते हैं आप? गुड क्वेश्चन। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि हालांकि आपकी बात मुझे समझ आ गई कि 2 हिस्से पार्ट हुए, तो हर तरफ दोनों तीनों मज़ाहिब होने चाहिए थे, इधर से क्यों गायब हो गए? इस सोसाइटी में भी आप देखें, कुछ अर्सा पहले जब जमहूरियत थी तो इसमें कुछ जात का एक पीरियड आया, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस वजह से यहाँ से फिर गायब हो गया वो जो कल्चर था हार्मनी का, भाईचारे का, वो उस वजह से शायद जहाँ पे जो आप समझते हो कि तमाम मज़ाहिब के लोग नहीं थे। वैसे बीइंग हमारे लॉ, हमारे अब के हुक्मरान या बाकी या पीछे सब हमारा एक कल्चर, वो कभी किसी को नहीं कहता कि वो इबादत ना हो सके या दूसरे मज़ाहिब के ना रहें। यहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, बाकी सिंध में भी है, हिंदू भी है, कुछ जगह पे मसाइल जरूर हैं, लेकिन बीइंग सोसाइटी, बीइंग मुस्लिम, हमारी कभी ये सोच नहीं है कि किसी को नुकसान हो या कोई इबादतगाह बंद हो। ये हमारी सोच नहीं है। इंडिया सेट टू बी 4th लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडर बाय 2030। एक और रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है जो ये बता रही है कि इंडिया दुनिया का 4था बड़ा कंट्री बनने लगा है कि जो ट्रैवल पर सबसे ज्यादा स्पेंड करता है। ट्रैवल पर खर्चा करने वाला सबसे
बड़ा चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर 2030 तक जो कंट्री है वो है इंडिया। अब इसकी कुछ डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि इंडिया ने कितना स्पेंड किया है और फोर्थ नंबर पर ग्लोबल लिस्ट में ये कैसे पहुंचा। और आपको ये भी बताएं कि ये हमारी लिस्ट नहीं है, ये आपकी लिस्ट नहीं है, ये जहां से ये लिस्ट जारी की गई है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है और वो है Booking.com। अब Booking.com को अगर आप जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि Booking.com एक ऐसी कंपनी है कि जहां पे दुनिया भर के ट्रैवलर्स वहां पर जाने से पहले कहीं पर भी जब उन्होंने जाना होता है तो वो Booking.com पर अपनी बुकिंग करवाते हैं। और पहले से जो है जहां पर आप उन्होंने घर लेना है, कुछ भी करना है, मेरा ख्याल है हर कोई जो है वो जानता है इस बारे में कि Booking.com, बल्कि मैं इसको अगर आपको डिटेल्स बताऊं, Booking.com is one of the largest online travel agencies. It is headquartered in Amsterdam और ये जो है ये पूरी दुनिया के ट्रैवलर्स के लिए जो है ये बुकिंग्स करती है और इंतजामात करती है। तो यहाँ से ये रिपोर्ट शाया हुई है Booking.com एंड मैकेंजी की, ये रिपोर्ट है जो आपके सामने मैं इस वक्त पेश कर रही हूँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। जनाब, इसमें ये है कि यानी आप हैरान रह जाएंगे जब आप सुनेंगे। मैं खुद हैरान रह गई कि वाकई ये इतना एक स्पेंड किया है इंडिया ने। और कहा ही जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान, पिछले कुछ ईयर्स में जितना स्पेंड कर डाला है, तो इंडिया ने अपने आप को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री वो बना दिया। यानी अभी तो हम बात कर रहे थे कल तक के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन अब फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इंडिया बनने लगा है ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडिंग में। और इसमें यह है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल स्पेंडर ऑन ट्रैवल बाय 2030 और इसमें जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स हैं टू रीच $410 बिलियन, $410 बिलियन तक उनका खर्चा जो वो स्पेंड करते हैं वो पहुंचने वाला है। द कंट्रीज ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो कहा जा रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग रिकवरी आफ्टर पेंडेमिक। खास तौर पर जब ये जो कोविड का दौर रहा, इस दौरान ट्रेवल्स आपको पता है बंद हो गए थे और पूरी दुनिया की फ्लाइट्स बंद हो गई थी, जो कुछ हुआ तो उस दौरान ट्रैवल बहुत कम हो गया है। इंडिया में भी जो है वहां से लोग बहुत कम जो है उन्होंने ट्रैवल किया। और अब जो है उसके बाद फिर जब ये ट्रैवल शुरू हुआ तो बहुत ट्रैवल हुआ और खास तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसी गोल्डन एज, ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया की ट्रैवलिंग में गोल्डन एज है, गोल्डन इरा है कि इंडिया तरक्की में वहां पर पहुंचा है कि उसके वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो अपने ट्रैवल्स इतना करते हैं कि उस पर इतना स्पेंड करते हैं कि फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इंडिया इसमें बनने लगा है। अच्छा, अब इसमें यह है कि ए रिपोर्ट टाइटल, जो इसका रिपोर्ट का टाइटल है वो है हाउ इंडिया ट्रेवल्स और इसमें ये बताया गया है कि ये गोल्डन एज है और एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट 5 बिलियन ट्रिप्स एनुअली बाय 2030। 5 बिलियन ट्रिप्स कंप्लीट होंगे, इतने ट्रिप्स लगाए हैं इंडियन कॉम ने, इंडियन नेशन ने बाहर के।